हेलो 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 एवरीवन। आज का ये जो टॉपिक है ना, मोल कॉन्सेप्ट। अब देखो, ये टॉपिक आगे भी काम आएगा और जिस भी क्लास में भी आप देखोगे, चाहे आप अभी 9th में हो या 10th में या 11th में, वहाँ पे आपको ये काम आ जाएगा। 10th में तो उतना ज़्यादा काम आता नहीं है, लेकिन 9th में आपको ये टॉपिक होता है, 11th में आता है, उसके आगे सीनियर क्लासेस में वहाँ पे काम आ जाएगा। अब मोल कॉन्सेप्ट है क्या? इसमें कॉन्सेप्ट किसका देख रहे हैं? मोल का। तो ये तो पता होना चाहिए ना पहले, मोल क्या है, हम किसे मोल बोल रहे हैं। अब देखो, ये जो मोल है ना, मोल, इसके लिए हमें कुछ, इसको सीखने से पहले ना कुछ और चीज़ें हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। हम ये केमिस्ट्री में जब हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हमने एक चीज़ पढ़ी है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हम पढ़ते हैं, ठीक है ना? यानी कि एलिमेंट्स के जो एटम है, उनका मास, उसको बोला जाता है एटॉमिक मास। और ये जो मास होता है ना, एटॉमिक मास, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको किसी और वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा। बस आप थोड़ा सा भी ध्यान रखिए इस चीज़ पे। नॉर्मल मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें चाहिए, और जो एटॉमिक मास है उसको हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पे बस इतना जान लो कि ये जो एटॉमिक मास होता है, ये हमें बताता है एक एटम का मास कितना है। मान लो अगर मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, तो इसका मास क्या ले रहा हूँ मैं? 1। अब ये जो एटॉमिक मास है, ये मास किसका होता है? एटम्स का। और एटम्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है? उनका हम वेट तो कर नहीं सकते। वेट मेजर करने अगर कर ही नहीं सकते, तो बता कैसे रहे? तो उसके लिए एक अलग सिस्टम है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये तो हमें सिंपल पता है ना इसे, कि मास जब भी हम निकालते हैं एलिमेंट्स का, तो वो हम कैसे करते हैं? प्रोटॉन्स और उनके जो न्यूट्रॉन्स है, उन दोनों का सम करके निकाला जाता है। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, लेकिन इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसका मास आ जाता है 1। तो ये इसका जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, ठीक है ना? यहाँ पे ये वाला चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी चीज़ आती है ग्राम एटॉमिक मास। अब देखो, एटॉमिक मास यानी कि किसी एटम का मास, लेकिन यहाँ पे मैंने लगा दिया है ग्राम, एटम का मास ग्राम में। अब ये जो मास ग्राम में हम ले रहे हैं, यानी कि ये हमने तोल के लिया हुआ है, वेट करके लिया हुआ है। ग्राम एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम वेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो हाइड्रोजन का एक एटम था, इसको हम वेट नहीं निकाल सकते थे मेजर करके। तो हमने इसका जो वेट निकाला, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको बता दूंगा मैं। वो उसका यूनिट था AMU। अपनी आप बुक्स खोलना 9th या 11th में, उसमें लिखा होगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU हाइड्रोजन का मास है। उसी तरह से बता रहे हैं यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास। अब देखो, कोई भी एलिमेंट हम ले लेते हैं, हम लेते हैं कार्बन। कार्बन का अगर आप वेट देखोगे, सॉरी मास, एटॉमिक मास देखोगे, तो उसका आ जाता है 12। अब ये जो इसकी एटॉमिक मास है, इसका 12। अगर इतना ही 12, लेकिन क्या लें? ग्राम में। इतना ग्राम अगर हम कार्बन का लें तोल के, ठीक है, मेजर करके, तो उसको बोला जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। और ये हमेशा इक्वल होता है उसके एटॉमिक मास के, और लिया जाता है ग्राम में। इसमें यूनिट हम लेते हैं ग्राम। अब देखो, ये जो ग्राम एटॉमिक मास है ना, ये तो एटम का केस आ गया। उसी तरीके से कभी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स पता होते हैं ना क्या होता है? जहाँ पे एक से ज़्यादा एटम्स जुड़े हों, ग्रुप बना रहे हो। ग्राम मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास।
अब इसमें पता है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो हम कोई मॉलिक्यूल लेते हैं। लेट अस लेट वी टेक H2, ठीक है, हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 2 एटम्स आ रहे हैं। अब इसमें इसका मास आ रहा है 2 ग्राम। देखो, एक हाइड्रोजन, उसका मास आएगा 1 ग्राम, सॉरी ग्राम नहीं, AMU। एक हाइड्रोजन का मास अगर आ रहा है 1 AMU, यहाँ पे 2 है तो दो का आ जाएगा 2 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब जब हम इसका ये जो 2 ग्राम है, यानी कि अभी मॉलिक्यूल है ना, तो इस केस में यहाँ पे जो ये 2 AMU है, ये इस मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो नंबर है 2 हम ले लेते हैं। अब इसका यूनिट क्या रखना है, ग्राम। तो ये जो 2 ग्राम हमने इसका लिया हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन का, इसको बोला जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब देखो, यहाँ पे हमने ये सब चीज़ें देखी, लेकिन एक बात आप मुझे बताओ कि ये जो एटम्स हैं, क्या हम इनका वेट इससे नाप के तोल के ले सकते हैं? नहीं ना। एक एटम का, जैसे कि अगर मैं कार्बन लूँ, उसके एक एटम को निकालूँ, ऐसे तो पॉसिबल हम इजीली नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए मशीनरी चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, ऐसे तो आप कर नहीं सकते। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर उसका एक एटम निकाल के हम उसको तोलना चाहें, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, क्योंकि बहुत एटम्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जितना हम इमेजिन नहीं कर सकते उतने ज़्यादा छोटे। तो उनका जो मास है, ये देखो एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ये तो अलग चीज़ें हैं। लेकिन क्या ये सोचा है तुमने कि इसका जो एक्चुअल मास होगा वो क्या है? अब देखो, यहाँ पे जब हम इनका मास ले रहे हैं ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करके, वो उसका मास एक्चुअल में नहीं आता। एक्चुअल मतलब जो उसका रियल मास है, क्योंकि देखो प्रोटॉन का, इनका जो वेट होता है ना, मास, ऐसे बोलते हैं कि सेंटर में ज़्यादा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन साइड में बहुत ही कम मास होता है, उसको हम नेगलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये आप देख लो कि ये जो, यार देखो, कार्बन हमने लिया, कार्बन कार्बन का एटम, जिसका एटॉमिक मास आ गया 12 AMU, ठीक है। इतना तो आपको पता चल गया अभी तक। अब हम इसका लेंगे ग्राम एटॉमिक मास, और वो आएगा जो ये 12 है इसके इक्वल, लेकिन यूनिट क्या रहेगी, ग्राम। तो हमने 12 ग्राम अभी लिया कार्बन, ओके। अब हम इसका लेंगे एक्चुअल मास, एक्चुअल एटॉमिक मास, लेकिन किसका, 1 एटम ऑफ कार्बन, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये वैल्यू आपको याद आप कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन ये बस अभी आप समझो, इस चीज़ को याद करने पे भी ध्यान नहीं दो, बस समझो। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आई ना, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये इसके एक एटम का असली मास है, एक एटम का। अब देखो, अगर मैं बोलूँ कि आपको मैंने एक एटम कार्बन का उसका असली मास बता दिया है, और मेरे पास कार्बन कितना है, 12 ग्राम है। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इस 12 ग्राम में, जो कि इसका ग्राम एटॉमिक मास है, इसमें कितने एटम्स आएंगे कार्बन के, ठीक है। तो वो आप कैसे निकाल पाओगे? ये जो वैल्यू है ऊपर की, ग्राम एटॉमिक मास, जो कि है 12 ग्राम, और जो नीचे वाली वैल्यू है कार्बन के एक एटम का असली मास, इनको डिवाइड करना है इस तरह से। अब जब आप ये कर लोगे डिवाइड, तो वहाँ पे आपके पास एक वैल्यू आएगी 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये जो वैल्यू आई ना, ये वैल्यू है किसकी, एटम्स की। किसके अंदर,
12 ग्राम कार्बन के अंदर, और इसी वैल्यू को हम बोलते हैं मोल। 1 मोल इस वैल्यू को बोला जाता है। और इसका एक और नाम है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, ओके। अब देखो ये वैल्यू 1 मोल, इस हिसाब से 1 मोल का मतलब क्या होता है, इतने पार्टिकल्स, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23, 1 मोल इस नंबर के इक्वल होता है। और कोई भी, अगर आप 1 मोल की बात कर रहे हो, अगर मैं ये बता रहा हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन का 1 मोल, यानी कि मैं कितने पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, कितने एटम्स की बात कर रहा हूँ कार्बन की, 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो हमने एटम्स का तो अभी तक देखा, ये एटम्स की बात हो रही थी, और इसमें कार्बन का भी हमने देखा। अब इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, ओके। यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की ये बात है कि ये जो 1 मोल पार्टिकल्स है ना, उसका नंबर इतना होता है, इसको एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। और ये कब हमें मिलता है, जब हम कोई भी, हमारे पास एलिमेंट, अभी तो एलिमेंट की बात करेंगे, अगले वीडियो में हम कंपाउंड की भी बात करेंगे। जब हम किसी एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास को उस एलिमेंट के एक एटम के एक्चुअल मास से डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पे हमें उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी कितने एटम्स हैं, वो वैल्यू मिलती है, और उसी को हम कहते हैं 1 मोल। अब देखो 1 मोल अगर आपको याद रखना है तो एक सिंपल से एग्जांपल, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आपने डजन तो सुना होगा ना, या जिसे हम दर्जन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सबके दिमाग में आ गया होगा, 12। और ज़्यादातर हम जब दुकान पे जाते हैं, हम बोलते हैं ना फ्रूट्स लेने के लिए, कि आप हमें ये दर्जन भर दे दो फ्रूट्स, तो तब दुकानदार भी समझ जाता है कि आप कितनी फ्रूट्स की बात कर रहे हो, 12 फ्रूट्स की, ठीक है। तो जिस हिसाब से दर्जन, दर्जन का मतलब यहाँ पे 12 है, या डजन इसका मतलब 12 है, उसी हिसाब से मोल, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो यहाँ पे मोल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा इतना। अगले में हम देखेंगे कंपाउंड्स का भी, इसमें उसमें भी मोल को ही डिस्कस करेंगे, और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो अगले वीडियो में बता दूंगा। अब देखो ये वीडियो अगर देखोगे ना, 9th वाला बच्चा भी यहाँ पे समझ सकता है, 11th वाला भी, कि क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों क्लासेस में आ रहे हैं और यूज़फुल है। देख लो, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर कोई डाउट है या कोई आपको कहीं पे समझ नहीं आ रहा, तो एक बार और वीडियो को देखना, कुछ और क्यूरी है इसके रिलेटेड, एटम्स के रिलेटेड। अभी तो आप एटम्स की बात करना, अगले वीडियो में हम मॉलिक्यूल्स को यानी कि कंपाउंड्स को कवर करेंगे मोस्टली। अब देखो मॉलिक्यूल्स में भी एक और चीज़ आती है, एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स एलिमेंट के भी हो सकते हैं, कंपाउंड के भी हो सकते हैं, वो अगली वीडियो में। और धीरे धीरे करके मैं क्या करूँगा, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पे ही वीडियो बनाया करूँगा। पूरा चैप्टर कवर करना बहुत लेंथी हो जाता है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को भी अगर आप अच्छे से बता रहे हो, एग्जांपल्स दिखा रहे हो, वहाँ पे टाइम लग जाता है। ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। ओके, गुड बाय गाइस। अगली वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, जिसमें हम कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, उनके बारे में देखेंगे।